धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मैं डॉक्टर शंकर हूँ। मैं बच्चों की पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो बच्चों का दिमाग के संबंधी, उस विषय में मैंने डीएम किया है एम्स न्यू दिल्ली से। मेरा एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज कोलकाता से हुआ है। उसके बाद मैंने पीडियाट्रिक्स में एमडी किया पीजीआई चंडीगढ़ से। उसके बाद मैंने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, जो बच्चों के दिमाग संबंधी है, उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन किया है एम्स न्यू दिल्ली से। जी सर, जानना चाह रहे हैं सर कि न्यूरो पेडियाट्रिक पहले होता क्या है, ताकि तमाम लोग जो देख रहे हैं हमारे न्यूज़ के माध्यम से, वो लोग जान लें कि आखिर क्या कुछ है, ताकि लोग जान सकें, अच्छे से समझ सकें। जी, तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एक तरह से बच्चों का एक बीमारी संबंधी में एक ब्रांच है, जो अभी नया-नया अपकमिंग ब्रांच है, जिसमें हम लोग बच्चों के दिमाग से रिलेटेड सब चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें छोटी से छोटी चीज़, जैसे बच्चे का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, जन्म होने के बाद बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से बाकी बच्चों से पीछे है या सही चल रहे हैं, उस तरह का चीज़ें ये एक बेसिक हो गया कि सब पेरेंट्स को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि मेरा बच्चा बाकी बच्चों की तरह सही से चल रहा है या फिर उसमें कुछ दिक्कतें आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे ये भी चीज़ जानना ज़रूरी है कि बच्चे के लिए उसके इनिशियल 3 बरस उसके ब्रेन का डेवलपमेंट, ग्रोथ, जो ब्रेन बढ़ने वाला समय रहता है। तो ये 3 बरस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है उसके बच्चे बच्चे के ब्रेन ग्रोथ के लिए। तो देखा जाता है कि ये 3 साल में अगर बच्चे के दिमाग में कुछ भी इंसल्ट हो गया या नुकसान हो गया या कुछ भी इंजरी हो गया, तो उसके लॉन्ग टर्म आगे जाके उसके भविष्य में भी उसका बुद्धि से लेके बाकी फिजिकल एक्टिविटी से लेके उसका इमोशनल एस्पेक्ट सब कुछ अफेक्ट होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ब्रेन हमारे सबसे, एक तरह से मेरे हिसाब से लगता है कि ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिकॉज़ हमारा चलना, सोचना, समझना, बोलना, देखना, सुनना सब कुछ ही ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में हम लोग ये बेसिक डेवलपमेंट, बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, इसके साथ-साथ फिर जाके बहुत एक्सट्रीम में जाके फिर हम लोग देखते हैं कई सारे बच्चे जिसको लकवा होता है, वो लोग बेड रिडन होते हैं, चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। ये पूरा स्पेक्ट्रम है। तो हम बहुत सिंपल चीज़ों से लेके बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तक देखते हैं। अब इन बीचों में हमारे पास बहुत सारा और शिकायत होता है। जैसे आजकल बहुत ये नंबर ऑफ पेशेंट बच्चे बढ़ रहे हैं, जैसे हम हमारे भाषा में इसको बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसमें आता है आपका अभी बहुत कॉमन हो रहा है ऑटिज्म। तो एक ये नया, एक तरह से अभी देखा जाए तो इंडिया या ओवरऑल ही वर्ल्ड में बहुत मात्रा में बढ़ रहा है। अब इसमें हो सकता है कि थोड़ा अवेयरनेस का भी फैक्टर हो गया कि लोग बहुत जागरूक हो गए इसके बारे में, पहले पता नहीं चलता था। प्लस और भी फैक्टर्स है जिसमें अभी देखा जा रहा है कि पेरेंट्स बहुत वर्किंग है, दोनों पेरेंट्स। आजकल लोग छोटा फैमिली में रहते हैं, दादा-दादी, नाना-नानी के साथ नहीं रहते हैं। पहले जॉइंट फैमिली रहता था, सब लोग साथ में रहते थे, तो बच्चे का हमेशा कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन मिलता था, बातचीत होता रहता था। और आजकल ये हो गया कि बच्चे ज़्यादातर फ़ोन में या टीवी में एंगेज कराना। अच्छा, बच्चा खा नहीं रहा है तो उसको टीवी दिखा के खिला दो। ये सब करने के चलते ये सब भी फैक्टर है, हालाँकि बहुत सारा कारण है ऑटिज़्म होने का। तो ये चीज़, इसके अलावा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में हम लोग पढ़ाई में पीछे होना, जिसको हमारे भाषा में लर्निंग डिसऑर्डर बोलते हैं, वो हो गया। उसके अलावा जैसे एडीएचडी बोलते हैं, जिसमें बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव रहता है, अटेंशन नहीं होता है उसके पास, एडीएचडी हो गया। इस तरह से अन्य बहुत सारा। और टीबी जैसे जो लक्षण रहते हैं, वो जानते ही है, और इसका इलाज कैसे संभव होता है? जी, तो ऑटिज़्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, बट इसका हम डायग्नोसिस जो बना सकते हैं कि हाँ, ये बच्चे को ऑटिज़्म है, वो तकरीबन 1.5 साल के बाद ही बना सकते हैं, क्योंकि उसके पहले हम लोग को पता नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, ऑटिज़्म का कुछ-कुछ सिम्पटम्स है, जिससे हमको लगेगा कि हाँ, ये बच्चे में ऑटिज़्म है। जैसे उसमें होता है कि बच्चा अपने में रहता है, बाकी बच्चे के साथ इंटरैक्शन कम रहता है, वो खेलेगा भी तो अपने में ही खेलेगा। उसके बाद उसका जो स्पीच डेवलपमेंट है, बहुत डिले हो जाता है, वो पीछे रहता है स्पीच बोलने में। उसके बाद उसका अजीब-सा हरकत रहता है, जैसे हाथे फ्लैप करना, अजीब-अजीब चीज़ को देखते रहना और कुछ भी चीज़ को छूना, एक जगह में टिकना नहीं, आँखें नहीं मिलाना। ये बहुत बड़ा क्लू होता है कि बच्चे किसी से बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग आम आम भाषा में देखा जाए तो कोई भी नया आदमी आता है तो बच्चे को खिलाने में वो हँसता है, आँखें मिलाता है या डरता है, जो भी है। तो ऑटिज़्म वाले बच्चे में एकदम बहुत थोड़ी देर के लिए आँख मिलाएँगे, हटा लेंगे। तो ये इस तरह का सिम्पटम्स क्या है कि जब बच्चा 1 साल से छोटा है ना, तो पेरेंट्स को पता नहीं चलता है, हाँ, ठीक है, कुछ शरारत करता है, हाँ, ठीक है, नहीं बोल रहा है, तो इग्नोर हो जाता है। हालाँकि अभी बहुत एडवांस हो चुका है हमारे टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में, जिसमें देखा गया है कि कुछ-कुछ सिस्टम यूज़ करके हम लोग एज़ अर्ली एज़ 6 मंथ, 6 महीने में या इवन उससे पहले भी पता चल जाता है आई का ट्रैकिंग करके। बट एक सरल भाषा में जनरल पीडियाट्रिशियन को
एक डायग्नोसिस बनाने के लिए ऑटिज्म 1.5 साल के बाद हम बना सकते हैं। 1.5 साल में पूरा ड्यूरेशन लगता है, मतलब वो जो बेहतर सही जगह पे जा सके, मतलब ऑटिज्म से कंप्लीटली वो ठीक हो सकता है। नहीं, ठीक होने के लिए नहीं, हम कोई भी पीडियाट्रिशियन को ये बच्चे को ऑटिज्म है बोल के डायग्नोसिस बनाने में कि हाँ ये बच्चे को ऑटिज्म है, ये दिक्कत है बोल के बोलने में ऑलमोस्ट 1.5 साल का बच्चा हो जाएगा तब पता चलेगा। अब रही बात इलाज का, तो इलाज का ये है कि ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल विकास का एक समस्या है, तो इसमें पूरा वर्ल्ड में कोई भी दवाई से इलाज नहीं आया है, वर्ल्ड वाइड कोई दवाई से नहीं है। जो इसके लिए एविडेंस है, एविडेंस मतलब जो पुष्टि किया गया कि हाँ ये चीज़ से थेरेपी हो, ये चीज़ से इम्प्रूवमेंट होता है, वो है थेरेपी। तो थेरेपी का मतलब है कि हम उसको सिखाया जाते हैं, उसको हम लोग बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी बोलते हैं, स्पीच थेरेपी बोलते हैं। तो ये सब करने से बच्चा में बिल्कुल सुधार आएगा। तो और इसमें ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि बच्चे का 3 साल तक ही ब्रेन का ग्रोथ होता है, तो हम जितना जल्दी उसको पकड़ें, 18 महीने में हम लोग को पता चला 1.5 साल में, तो हम जितना जल्दी थेरेपी शुरू करें उतना बेहतर होगा। उसका दिमाग उस टाइम मैलिएबल हो, जैसे कैसे होता है कि हम मिट्टी का कैसे शुरू में हम गोल बना के उसका एक आकार दे सकते हैं, उस तरह का बच्चे का दिमाग रहता है 3 साल तक। उस टाइम हम जितना अर्ली थेरेपी करेंगे उतना ज़्यादा सुधार का उन्नत होगा, जितना लेट होगा फिर थेरेपी का काम भी करने में लेट हो जाएगा, तब तक बच्चे का दिमाग भी थोड़ा एक बन चुका रहेगा, तो मैलिएबिलिटी कम हो जाएगी। तो बच्चों में किस तरह का एक्टिविटी को लगने के कारण जो है माँ को जो है डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए कि किस तरह का एक्टिविटी हो रहा है, क्या कुछ जी, कारण है? जी, जी, बिल्कुल। तो इसमें हम एक जनरल भाषा में बोलना चाहेंगे कि कभी भी माँ या पेरेंट्स को लगे कि उनके बच्चे बाकी बच्चों से पीछे है, चाहे वो बैठने चलने के मामले में हो, चाहे बोलने के मामले में हो, चाहे उसका जैसे घर में बच्चे बाकी चीज़ के साथ इंटरेक्शन करने में, जैसे हम देखते हैं कि बच्चे 9 महीने में बाय-बाय करते हैं, फिर 1.5 साल होते-होते कुछ-कुछ चीज़ें मम्मी के साथ बर्तन चलाना, घूमना ये सब चीज़ करने लगते हैं। सुनने में बच्चा ऐसा लगता है कि आप जितना भी ज़ोर से कर रहे हो सुन नहीं रहे हैं। बच्चा आप देख रहे हैं बच्चे को, बट आप बच्चे आपको फ़ॉलो नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे का हर बार जब आप वैक्सीन लगाने आते हैं, तो फिर हमारा भारत सरकार के हिसाब से टीकाकरण के समय में हर बार एक बार डॉक्टर को दिखाना है कि उसका उम्र के हिसाब से जो उसको गेन करना चाहिए माइलस्टोन, वो सही मात्रा में सही तरीके से हुआ है कि नहीं। बिकॉज़ जितना जल्दी हमको पता चलेगा उतना हम कुछ एक्शन कर पाएँगे। तो ये एक चीज़ पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखना है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा बच्चे में और ढेर सारा समस्या है। जैसे हम बोलते हैं झटके, ये दौरा एक बच्चे में बहुत बड़ा समस्या है। हाँ, मिर्गी जिसको हम बोलते हैं। तो इसका तो बहुत पेरेंट्स को पता चल ही जाता है कि उसका जो जिस तरह से बच्चे को मिर्गी आता है, पेरेंट्स को वो पता चल जाता है। तो ऐसा कुछ भी सिम्पटम लगे या कुछ भी अनयूजुअल सा आँखें ऊपर चढ़ा के एक तरफ घूमते रहना, उस टाइम में बच्चा होश में नहीं रहना और इस तरह का कुछ भी लगता है, तो इमीडिएटली आना है बिकॉज़ दौरे का इलाज है और वो पूरी तरह ठीक हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण को लेकर क्या कुछ बताएं? ब्रेन ट्यूमर थोड़ा-सा बच्चों में बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, बट ब्रेन ट्यूमर ऐसा है ना कि ट्यूमर हमेशा थोड़ा-सा धीरे-धीरे आने वाला सिम्पटम रहता है। इसमें एकदम अचानक से कोई सिम्पटम नहीं होता है। जैसे आप पेरेंट्स देखेंगे कि हाँ, बच्चे को सर दर्द हो रहा है, उल्टियाँ कर रहा है, अचानक से बच्चे का व्यवहार बदल रहा है, उसका वज़न थोड़ा ठीक से नहीं हो रहा है, तो धीरे-धीरे बढ़ने वाला चीज़, ये बहुत ही इंसिडेंटल चीज़ है। वो बढ़ते रहेगा बट कुछ ग्रॉस सिम्पटम दिखेगा नहीं और फिर अचानक से थोड़ा-थोड़ा ऐसा रहेगा कि हाँ, सर दर्द कर रहा है, बच्चा उल्टियाँ कर रहा है, दिमाग में प्रेशर बढ़ जाता है ट्यूमर होने के चलते। तो इस तरह का कुछ भी अनयूजुअल टाइप का हेडेक होता है, कि रात में सोते टाइम बच्चा सर दर्द होके उठ गया है, सुबह-सुबह उठते ही उल्टी कर रहा है, आँखों के सामने कुछ धुंधलापन दिख रहा है, कभी-कभी बेहोश हो रहा है, सर दर्द के साथ उल्टी कर रहा है, उसके व्यवहार में कुछ बदलाव अजीब-सा हरकतें कर रहा है। ये सब होता है, तो एक नॉर्मल सर दर्द और ये जो जब मैंने बताया, ये सर दर्द में यही डिफ़रेंस, तो जब भी इस तरह का सर दर्द होता है, तो पेरेंट्स को बहुत जागरूक होके बार-बार सर दर्द होता है। बार-बार होता है, मैंने तनाव के कारण भी होने लगता है बोलते हैं हाँ, बिल्कुल, तो ये सर दर्द अलग होता है। तो ये जो सर दर्द है, जिसको हम लोग को एकदम इमीडिएटली जाना है, ये इस तरह का है जिसमें बच्चा रात में सर दर्द करके उठ रहा है, सुबह-सुबह उठते ही उल्टी कर रहा है, खाँसने में सर दर्द बढ़ रहा है, आँखों के सामने कुछ काला धुंधला छा रहा है, कभी बेहोश हो रहा है, हाथ में कहीं एक तरफ थोड़ा लकवा जैसा लग रहा है, इस तरह का कुछ भी डेंजर साइन बोलते हैं हम। अगर सर दर्द के साथ ये सब चीज़ें तो डेफ़िनेटली उसमें हम लोग को तुरंत दिखाना चाहिए, ये अर्जेंसी है। बिल्कुल सर। सर बात करना चाह रहे हैं माइग्रेन को लेकर के, माइग्रेन जैसी समस्या जो है वो आज बहुत ज़्यादा बिल्कुल। मायने रखता है, तो क्या कुछ है सर इसके लिए माइग्रेन को लेकर क्या कुछ बिल्कुल। तो देखिए माइग्रेन एक तरह से बोला जाए तो मोस्टली एडल्ट का समस्या है। मतलब 18 12-13 साल के बाद और स्पेशली एडोलेसेंट एज ग्रुप और एडल्ट वुमन में ज़्यादा होता है। बट
अब मेरा पिछले 6 साल का अनुभव से देखा जाए कि काफ़ी बच्चों में भी माइग्रेन का शिकायत दिख रहा है। अब माइग्रेन का सिम्पटम्स हम कैसे समझेंगे इसको? तो उसमें सर दर्द कॉमन चीज़ है, सबको होता है, बच्चे को भी होता है, बच्चा कभी भी सर दर्द बोल देगा। माइग्रेन का टिपिकल टिपिकल सिम्पटम्स है। उसमें जब सर दर्द होगा तो बहुत जोर वाला सर दर्द होगा। बच्चे को थोड़ा उल्टी-उल्टी जैसा भी लगेगा। कभी-कभी बच्चे को लगेगा कि आँखों के सामने कुछ रोशनी आ रहा है, कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है। जब सर दर्द होगा माइग्रेन का, तो बच्चा बोलेगा कि नहीं लाइट बंद कर दीजिए, मेरे को अकेले में रहने दीजिए, बिकॉज़ उसको लाइट से दिक्कत होता है और बढ़ जाएगा सर दर्द। आवाज़ों से दिक्कत है, वो चाहेगा कि मैं अकेले रूम में रहूँ, मेरे को छोड़ दो अभी। ठीक है? तो ये होता है, साथ में उल्टी लगना ये सब हो जाता है। किस तरह का लक्षण हो सकता है सर अकेलापन रहने का? नहीं, नहीं, ये अकेलापन उसका ये सेंस वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि जब सर दर्द के साथ बच्चे को होता है कि आवाज़ मत करो, लाइट बंद करो, तो ये माइग्रेन का थोड़ा तरफ जाता है। साथ में उल्टी होना, बिकॉज़ नॉर्मल सर दर्द में ऐसा बच्चा नहीं बोलेगा कि आप बंद करो, लाइट बंद कर दो, ऐसा नहीं बोलेगा, तो ये माइग्रेन का लक्षण है। साथ में माइग्रेन का और एक और कुछ ऑरा बोलते हैं कि माइग्रेन होने से पहले बच्चे को लगना है कि कुछ लाइट जल रहा है क्या, कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है क्या, इस तरह का होता है। बहुत कॉमन नहीं है बच्चों में, एडल्ट में ज़्यादा होता है। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर घर में किसी को माइग्रेन का शिकायत है, तो देखा गया है कि बच्चे में जो माइग्रेन होता है, तकरीबन 70 से 80% देखा गया है कि उनके पेरेंट्स में भी है माइग्रेन का शिकायत। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लू है माइग्रेन होने का, माइग्रेन में बच्चे में है। अब इसका इलाज है, तो इसीलिए बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसका डेफ़िनेट इलाज है। इसका तुरंत ठीक करने वाला दवाई भी है, जो हम टेम्परेरी बेसिस में यूज़ करते हैं, और लंबा तरीके से दवाई चलता है, जो हम प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं, इससे बच्चे को काफ़ी आराम मिल जाएगा, तो इसका भी निदान है। सर सेरेब्रल पाल्सी को लेकर के कुछ बताएंगे? जी, जी। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। सेरेब्रल पॉल्सी हम लोग जो मैं एम्स में था, तो पेशेंट हम लोग को जो देखते थे न्यूरो का पेशेंट, उसमें ऑलमोस्ट अगर बोला जाए तो 30 टू 40% न्यूरो का पेशेंट सेरेब्रल पॉल्सी का होता है, बहुत बल्क में। और ये बहुत दुःख की बात है हमारे इंडिया में, हालाँकि पूरा वर्ल्ड वाइड में देखेंगे तो सेरेब्रल पॉल्सी का सबसे कम बड़ा कारण जेनेटिक या इस तरह का समस्या होता है। हमारे इंडिया में तकरीबन बोला जाए तो 90 से 95% बच्चों में जो सेरेब्रल पॉल्सी होता है, 90% रख लेते हैं, उसमें जो जन्म के टाइम में बच्चे रोया नहीं, मतलब उसका डिलीवरी के टाइम में बच्चा रोया नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो गई, या बच्चे का उस टाइम न्यूबॉर्न पीरियड में जो पहले 1 महीने में है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में इंसिडेंट होता है, मेनिंजाइटिस होके हुआ हो, बच्चा रोया नहीं, रोके हुआ हो। तो ये जो पेरीनेटल बोलते हैं, जो बच्चा जन्म के आस-पास का माँ का पेट में जो निकलने से कुछ दिन पहले, मान लीजिए 28 दिन का ये जो टाइम फ्रेम होता है, इस बीच में यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है इंडिया में सेरेब्रल पॉल्सी होने का, जो कि बहुत प्रिवेंटेबल चीज़ है। इसमें अगर हम लोग न्यूबॉर्न पीरियड में, जो ये जन्म का टाइम का पीरियड को अगर हम सब अच्छे से पेरेंट मदर का और बच्चों का ख्याल रख पाएंगे, तो ये प्रिवेंट हो सकता है। आप ये सोचिए कि इंडिया में, बिहार में और ज़्यादा, इंडिया में 90% कारण ये है, और बाहर में कितना कारण होता है, कितना परसेंट है इसका? 10%। अब आप सोचिए, बाहर में 10% ही होता है जो जन्म के दिक्कत लेते हैं, और यहाँ पे 90% है। तो आप समझ लें कि हम इस सब को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बट अब ये उस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, मतलब सेरेब्रल पॉल्सी को हम रोक सकते हैं। बच्चों का सही विकास के लिए क्या पूरा पूरी एक माँ पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके से क्या कुछ देखने की है, या फिर किस तरीके का उनका उम्र जो है, मतलब कैसे सर, तो बच्चे की उम्र के हिसाब से पौष्टिक उसको कैसा मिलना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, तो उस चीज़ को लेकर के क्या बताएंगे बच्चों के विकास के लिए? जी, जी, बिल्कुल। तो बच्चों के विकास में हम इसको अगर हम चाहेंगे तो हम 4-5 शेडिंग में बोल सकते हैं। सबसे पहला, बिल्कुल आपने जैसे बोला कि जन्म होने से पहले जब बच्चा पेट में आता है, तो जो 9 महीना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें बहुत सारा चीज़ें हैं जिस बच्चे को विकास को असर कर सकता है। पहले 1-2 महीने में माँ ने आयरन टैबलेट खाया कि नहीं, फॉलिक एसिड खाया कि नहीं, बिकॉज़ ये सब नहीं खाने से कई बार माँ का खून की कमी हो जाता है। माँ का खून की कमी होने की वजह से बच्चे का वज़न कम हो जाता है, बच्चे का ब्रेन का ग्रोथ अफ़ेक्ट होता है। उसी तरह कमजोर बच्चे आते कमज़ोर हैं। बच्चे पैदा होते हैं। उसी तरह पहले महीने में अगर माँ को कोई बड़ा इन्फेक्शन हो गया, हमारे भाषा में टॉर्च इन्फेक्शन बोलते हैं, तो उससे बच्चा आनुवांशिक तौर से खराब वाले बच्चे पैदा होते हैं। उसी तरह दूसरे, तीसरे महीने में माँ को शुगर हो सकता है, बीपी हो सकता है। ये सब अगर हो गया, तो अगेन बच्चे को जो सप्लाई चाहिए ब्लड का, वो कमी हो जाता है, बच्चा फिर छोटा वज़न का बच्चा, पेट से ही छोटा बच्चा, ये सब पैदा होते हैं। फिर हो गया जन्म के टाइम का पीरियड हो गया, अगर माँ को उस टाइम में कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, तो बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, तो फिर इस तरह जो है वो पॉलिसी से रिलेटेड दुनिया से ये सब चीज़ें होता है। उसके अलावा माँ का एक ओवरऑल वेल-बीइंग, न्यूट्रिशन, कि वो पौष्टिक आहार सही मात्रा में खा रही कि नहीं, उसमें कुछ चीज़ का कमी हुआ है कि नहीं, उनका इमोशनली सपोर्ट मिला है कि नहीं, हर एक फैक्टर
बच्चे का ग्रोथ को इम्पोर्टेंट असर करता है। ये तो हो गया जन्म से पहले के बाद। जन्म के बाद और उसके आगे आगे 3 साल, मैंने जैसे बताया आपको, बच्चे का डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। कुछ भी असर हो इस टाइम में लॉन्ग टर्म तक रहेगा। हमने अच्छे से उसको अच्छा इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि उसका खान पीन, सही मात्रा में पौष्टिक चीज़ मिलना। मतलब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट नहीं कि लोग कई बार हमने देखा है मिस पर पर्स में ऐसा है कि बच्चे को दस्त हो रहा है तो माँ का दूध नहीं देना चाहिए उसको। बहुत 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 सारा गलत अफवाह है जिसको हमको सुधारना है। ठीक है, तो अब गाय का दूध बहुत अच्छा है, शुरू से गाय का दूध पिला दो। ठीक है, ये सब चीज़ बहुत मिसकंसेप्शन है। बच्चे के लिए बस माँ का दूध 6 महीने तक एकदम इनफ है। अब इंडिया में कुछ कुछ गाइडलाइंस आए हैं सरकार के तौर पे कि बच्चा 1 महीने के होने के बाद से आयरन देना है 1 साल तक, विटामिन डी देना है अनिवार्य रूप में 1 साल तक। तो ये सब चीज़ तो करना ही है। और ये सब खाने का पौष्टिक आहार उसकी उम्र के हिसाब से जो भी वो खाना चाहेगा देना शुरू करना है, ये पौष्टिक आहार का बात है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसका इमोशनल, उसको किस तरह से इन्वायरमेंट मिल रहा है, मतलब उसके साथ लोगों के कितना इंटरेक्शन हो पा रहा है, उसको कितना इमोशनली सपोर्ट मिल रहा है। तो हम बोलते हैं ना कि बच्चा बहुत जिद्दी है इसको इग्नोर करो, या फिर समझ रहे हैं उसकी डांटना या करना नहीं। बच्चे का इस उम्र ही जिज्ञासु उम्र है, वो हर चीज़ करना चाहेगा, जानना चाहेगा, सीखना चाहेगा, गलती करना चाहेगा। तो उसको अच्छे तरीके से प्यार से समझाना है। अगर आप बहुत डाँटेंगे तो बच्चे के अंदर में एक डर रहेगा कि अच्छा मेरे को कुछ करने के पहले तो मेरे को डरना चाहिए, मुझे डाँट नहीं सकता है। तो आगे जाके भी उसका ये सब जो क्यूरियोसिटी जो आदमी को नया-नया चीज़ बनाने में, सोचने में क्षमता होता है, वो चीज़ उसका वहीं पे रुक गया। बिकॉज़ हमने शुरू के 1-2 साल में बोला कि नहीं, नहीं बेटा ये नहीं करना, नहीं, नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। तो डराना, उसको धमकाना, नहीं छूना। तो ये जो हम डराएँगे, उसको तरसाएँगे, पीटेंगे तो उसमें हमेशा एक ख़ास डर रहेगा कि वो फिर उसमें वो चीज़ करने का आएगा ही नहीं, वो डरते रहेगा आगे भी जाके। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सारा फैक्टर्स है, मतलब उसके लिए पूरा एक दिन भी हम डिस्कस कर सकते हैं। बट शॉर्टकट में पौष्टिक आहार, एक बेसिक मदर का केयर पेट में जब है, उसके बाद एक अच्छा एनवायरनमेंट उसके लिए जैसे पढ़ाई का चीज़ें, जैसे किताबें वगैरह चीज़ें सिखाना, दिखाना, प्लस बेसिक हम लोग का गाँव घर में जो होता है, बच्चे बाहर में जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, जो अभी शहर में बंद कमरा में रह रहा है बच्चा, तो ये सब भी फैक्टर है। तो सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक, बहुत सारा फैक्टर पे असर होता है बच्चे का। सर, अब ये भी कर आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर रखा हुआ है जिसमें आप कॉल भी कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़े तो। वो नंबर रहेगा 7050371718। दोबारा रिपीट करता हूँ, 7050371718। इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके थ्रू से आप मेरा क्लिनिक में आ सकते हैं। मेरा क्लिनिक, मैं मेडिवर्सल मातृ के अलावा अपने क्लिनिक में रहता हूँ बाकी टाइम 11 से 6 बजे के बीच में। एड्रेस क्या बताएँ?